आज अपन स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 5। ठीक है, टेस्ट नंबर 5 और कोड इसका कितना है 2066। ठीक है, ये कोड है। टेस्ट 5 का मैं पार्ट नंबर 3 अपलोड कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, पार्ट 3 अपलोड कर रहा हूँ। आपकी ये कहाँ से होगा? ऑलरेडी 1 से 10 क्वेश्चन तक मैं करा चुका हूँ। ठीक है, 11 से 15 क्वेश्चन तक आपका यहाँ से मैं करा दूँगा। 11, 12, 13, 14, 15, तो इस टाइप से आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन यहाँ पर। क्वेश्चन 11 है, लैंड पूलिंग क्या है? ठीक है, क्या है? लैंड पूलिंग क्या है, इसके लाभों और इससे संबद्ध चुनौतियों का वर्णन करना है। तो देखो, ये भी हमारा छोटा क्वेश्चन, क्या छोटा है, तो यहाँ से हमारे कम पॉइंट्स यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, मतलब कहने का कि यहाँ से हम ज़्यादा पॉइंट्स को अपना क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टॉपिक भी छोटा है, तो इसी के अंदर से हमको पॉइंट्स अपने निकालने हैं। तो दृष्टिकोण देखते हैं हमारा दृष्टिकोण कैसा रहता है। तो दृष्टिकोण आपको कैसा बनाना है, दृष्टिकोण आपको जो मतलब वो क्वेश्चन को फ्रेम कैसे रखना है। आप पहले बताएंगे लैंड पूलिंग क्या है, फर्स्ट बात में बताएंगे लैंड पूलिंग क्या है। सेकंड बात में आपको बताना है इसके क्या लाभ हैं, जैसे यहाँ पर पूछा है लाभ की विवेचना कीजिए या इसकी चुनौती बताना है, तो उसके आप लिए लाभ बताएंगे क्या लाभ है हमारा। ठीक है, जो भी आपको पॉइंट्स, जैसे कि छोटा लाइन में कोई क्वेश्चन पूछा करे एक लाइन से या एक लाइन से छोटे में, तो आपको उसकी एक एक चीज़ की जानकारी देनी है। लैंड पूलिंग क्या है, उसकी क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या चुनौतियाँ हैं। ठीक है, क्या इनसे मतलब हमको फ़ायदा हो सकता है ना, क्या नुकसान हो सकता है, ये सब बातें आपको यहाँ बतानी रहती है छोटे से क्वेश्चन में। ठीक है, तो वही मैं भी यह कर रहा हूँ। तो थर्ड नंबर पॉइंट में क्या लिखना है, थर्ड पॉइंट में लिखना है इससे संबंधित क्या क्या चुनौतियाँ हैं, वो चुनौतियों को बताएंगे। फोर्थ पॉइंट में आपको यहाँ पर अपना निष्कर्ष डाल देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर अपना। तो आंसर आपने लिखेंगे लैंड पूलिंग क्या है। तो लैंड पूलिंग एक भूमि अधिग्रहण रणनीति है। ठीक है, जिसमें किसी एकल एजेंसी या सरकारी निकाय द्वारा छोटे भूमि के खंड हैं उसमें एक बड़े भूमि खंड में समेकित किया जाता है। इसमें अवसंरचना का विकास किया जाता है तथा अवसंरचना के विकास की लागत के रूप में यहाँ पर जो कुछ हिस्से हैं उसमें कटौती के बाद इसे पुनर्विकसित भूमि का एक बड़ा हिस्सा उसके जो मूल स्वामी हैं उसको वापस लौटा दिया जाता है। राइट, वर्तमान में ये योजना दिल्ली आंध्र प्रदेश में लागू की जा रही है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे नीचे, हेडिंग में आपको लिखना है लैंड पूलिंग के क्या लाभ हैं। ठीक है, लैंड पूलिंग के जो क्या लाभ हैं ये लिखना है आपको, लाभ क्या है। तो हेडिंग ये ले डालेंगे, हेडिंग में लिखेंगे नीचे। इसी लैंड पूलिंग के नीचे आपको एक और हेडिंग डालनी है, भूस्वामियों के लिए लिखना है क्या, भूस्वामियों के लिए। ठीक है, भूस्वामियों के लिए। तो इसमें लिखेंगे आप भूस्वामियों के लिए में कि भूमि के मूल वृद्धि में वे लाभान्वित होते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत अधिग्रहित की गई भूमि का मूल उनकी मूल भूमि की तुलना में काफ़ी अधिक हो जाता है। आपको इसमें लिखना है फर्स्ट पॉइंट में यही। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसी में डालना है आपको। सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे इसके माध्यम से उन्हें सड़क, अस्पताल, स्कूल, जल आपूर्ति आदि जैसी जो बेहतर यहाँ पर सुविधाएं हैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, इनकी पहुँच प्राप्त हो पाती है इससे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे इससे अनियमित भूखंडों को नियमित आकार, ठीक है, और भूखंडों को परिवर्तित किया जाता है जो भविष्य के विकास के लिए उपयुक्त होते हैं। राइट, अगला चौथा पॉइंट लिखेंगे मूल जो भूस्वामी होते हैं उनको विस्थापित न करने की रणनीति उस स्थान के लिए भूस्वामियों की लगाव को बनाए रखेगी। राइट, तो आपको 4 पॉइंट इस वाले में आपको लिख देना है जो आपका भूस्वामियों के लिए बनाया गया था लैंड पूलिंग में। इसी में सेकंड हेडिंग लिखेंगे, मेन हेडिंग जो होगी सेकंड वाली, उसमें लिखेंगे सरकार के लिए। जैसे कि आपने लिखा भूस्वामियों के लिए हेडिंग, उसी टाइप से आप नीचे हेडिंग डालेंगे सरकार के लिए। तो उसमें क्या लिखेंगे, उसमें आपको लिखना है सरकार के लिए। ठीक है, इसमें आपको लिखना है यहाँ से, इसमें लिखना है फर्स्ट पॉइंट इसी में रहेगा या ए पॉइंट डाल लीजिए, कुछ भी पॉइंट डाल लीजिए। इस दृष्टिकोण के तहत सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए कोई प्रारंभिक परिव्यय नहीं करना पड़ता है। राइट, सेकंड बात इसी में लिखेंगे इस दृष्टिकोण को भूस्वामियों की जो अपेक्षाकृत है कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये दृष्टिकोण उन्हें विकास परियोजनाओं में जो निवेशक हैं उसके रूप में यहाँ पर मानता रहेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे इसमें आप थर्ड पॉइंट में डालेंगे, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे ये संबंधित, ठीक है, ये संबंधित जो सामाजिक सरोकार हैं उसको हल करते हैं या पर जो आपके पारंपरिक भूमि अधिग्रहण है उसकी प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया है उसकी गति को तीव्र करते हैं। राइट, ये भी लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट में आप लिखेंगे, इसमें चौथा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर परिसंपत्ति की कीमतों में वृद्धि से सरकार के लिए उच्च कर आधार का निर्माण होता है। राइट, तो ये 4 पॉइंट आप यहाँ पे लिख जाएंगे। तो यहाँ से आपका ये पूरा आधा जो लाभ थे वो यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, सार्वजनिक निजी सहयोग के विश्वास में वृद्धि, हेडिंग डालना है आपको। क्या डालना है, जो आपके सार्वजनिक निजी सहयोग हैं उसके विश्वास में वृद्धि, इस टाइप से हेडिंग डालेंगे और नीचे से लिखेंगे अपना फर्स्ट पॉइंट। इसमें लिखेंगे लैंड पूलिंग रणनीति निजी दिग्गजों, ठीक है, निजी दिग्गजों जो सरकार है, निजी दिग्गजों को जो उनका हमारा जो उनके कौशल होते हैं उसके उपयोग करने के लिए जो सरकार है उसके भूस्वामी के लिए 3 तरफा की जो जीत सुनिश्चित योजना है वो दिखाती है इसमें। ठीक है, ये लिख लेंगे। ये थोड़ा सा पॉइंट टफ है तो अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं या तो सेकंड पॉइंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट्स आप लिखेंगे, देखो क्योंकि इसमें क्या है भूस्वामियों की भागीदारी होती है इसलिए किसी अन्य उपयोग के लिए भूमि के परिवर्तन को आसानी से रोका जा सकता है। ये पॉइंट आप यहाँ पर डाल सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग और लिखेंगे। इसमें आपको अगली हेडिंग क्या लिखनी है,
अगली हेडिंग आप यहाँ पे लिखेंगे, इस संदर्भ में संबंधित चुनौतियाँ, क्या हमारी ये पूछा है संबंधित चुनौतियाँ हैं, तो चुनौतियाँ बताएंगे क्या हमारी चुनौतियाँ, इसको लिखेंगे। तो इसी चुनौतियों के बीच में आपको हेडिंग लिखना है। हेडिंग लिखेंगे, भूस्वामियों ने लैंड पुलिंग के लिए एक उचित सहमति दी है, ये है लिखेंगे हेडिंग, ठीक है, या उचित सहमति ऐसे लिखेंगे। तो उसमें लिखेंगे, ये वाद विवाद का विषय है, विकास के लिए आवश्यक गति के साथ प्रायः एजेंसी पर लैंड पुलिंग को अनिवार्य बनाए रखने का दबाव डाला जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, जो काश्तकार किसान हैं और जो खेतीहर मजदूर हैं उनको मुआवजे तथा पुनर्वास प्रावधानों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस दिशा की ओर यहाँ पर अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि क्षतिपूर्ति पैकेज प्रायः भूमिहीन के लिए अपर्याप्त होते हैं। इसके अलावा पूंजी मूल्य में वृद्धि का समय लग सकता है। ये सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, लैंड पुलिंग और इससे संबद्ध जो कानूनी ढांचे हैं उसमें विसंगतियां अधिग्रहण प्रक्रिया को जटिल बनाती है, जिससे क्या होता है, हमारा भीड़ भाड़ वाले जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें लैंड पुलिंग करना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर पॉइंट बता देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या अपना निष्कर्ष दिखाएंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, भारत में विकास की जो अत्यधिक आवश्यकता है उसको देखते हुए राज्यों द्वारा भूमि की अधिग्रहण निरंतर एक प्रमुख मुद्दा रहा है। भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण कई प्रमुख शहरी विकास परियोजनाएं उसमें क्या विलंब हुआ है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन जो अधिनियम 2013 है उसमें उचित मुआवजे एवं पारदर्शिता के अधिकार के तहत यहाँ बनाई गई व्यवस्था को जटिलता है उसको और बढ़ाती है, ठीक है। जैसे सामाजिक प्रभाव सर्वेक्षण, मुआवजे की उच्च दर, बहुफसली और कृषि भूमि के अधिग्रहण पर अधिकतम सीमा, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। अगला आपको क्वेश्चन क्या रहेगा, 12 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की आवश्यकता और इससे संबद्ध चिंताओं पर चर्चा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपना जो दृष्टिकोण रहेगा, इस दृष्टिकोण कैसे बनाएंगे। दृष्टिकोण हमको बनाना सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उसके निजीकरण में क्या बात हुई है अभी मतलब रिसेंटली में, अभी हाल ही में, तो वो आपको यहाँ पर बतानी है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में आपको क्या बताना है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है इसकी निजीकरण करने की आवश्यकता पर क्या हमारा विस्तारपूर्वक मतलब क्या बात है, ठीक है, क्यों आप इसमें निजीकरण कर रहे हैं, आपको ये बात बता देनी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप बताएंगे इसमें। थर्ड पॉइंट इसमें क्या इसकी चिंता है, जैसे यहाँ पर पूछा इसके संबंध क्या चिंता है, तो आपको चिंता के बारे में थर्ड पॉइंट में बताना है और फोर्थ में अपना आप निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या लिखना है। स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक से, ठीक है। तो सरकार जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उसके निजीकरण को सुगम बनाने हेतु प्रस्तावित कानून के लिए वित्तीय क्षेत्र के प्रमुख विधेयक को प्रस्तुत करने की योजना बना रही है। सरकार अपने विनिवेश अभियान के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने का भी यहाँ पर प्रयत्न कर रही है। ये आपको इसका जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ से हेडिंग लिखना है, नीचे से आंसर जो चालू करेंगे। हेडिंग लिखेंगे इसमें, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की आवश्यकता, ठीक है, क्यों आवश्यकता थी पड़ी थी, ये आपको हेडिंग डालनी है। इसी पॉइंट्स लिखेंगे। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में भी हेडिंग है। अगले पॉइंट में लिखेंगे न्याय निर्णयन की स्वायत्तता, ठीक है, न्याय निर्णयन की स्वतंत्रता, स्वायत्तता, ठीक है। तो ये आप हेडिंग लिखेंगे इसी के अंदर। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसी हेडिंग में, इस हेडिंग के अंदर लिखेंगे आप, सरकार का नियंत्रण एवं हस्तक्षेप वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रतिस्पर्धी बने रहने में बाधक है। उच्च स्तर की स्वायत्तता इनकी निर्णय की जो प्रक्रिया है उसको तीव्र बनाएगी, ठीक है। इसी में सेकंड पॉइंट में आप हेडिंग लिखेंगे। सेकंड पॉइंट का हेडिंग रहेगा नवाचार और विशेषज्ञता। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, इसके अंतर्गत लिखेंगे निजी जो अभिकर्ता हैं उनके पास गुणवत्तापूर्ण सेवा और मार्गदर्शन प्रदान करने के माध्यम से न उत्पादों की नई योजनाएं को प्रस्तुत करना, बल्कि यहाँ पर जो संबंधित क्षेत्र है उसमें भी विशेषज्ञता को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति एवं दोनों की पूंजी है वो भी उपलब्ध कराना होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे हेडिंग में, थर्ड पॉइंट की जो हेडिंग रहेगी यहाँ पर उसमें डालेंगे ऋण कवरेज की दक्षता में वृद्धि, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जो निजी क्षेत्र है हमारा उसमें बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता और जो ऋण कवरेज की दक्षता है उसको सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में बेहतर बनाना है, ठीक है। वर्ष 2015 से कितना 2019, ठीक है, 2015 से 2019 की जो अवधि थी उसमें एक तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया कि निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ जो हैं एनपीए होती हैं कि उसकी उच्च दर है वो दर्ज की गई है, ठीक है। ये आप लिखेंगे कब, किस में की गई है, एनपीए में, राइट। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, चौथे पॉइंट में भी आपका हेडिंग है। चौथे पॉइंट में भी हेडिंग लिखेंगे क्या, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जो बाजार की हिस्सेदारी है उसमें कमियाँ या क्या कमी है यहाँ, ठीक है। तो ये बताएंगे क्या कमी है। इसमें लिखेंगे निजी बैंक के उत्तम स्थान, ठीक है, उत्तम स्थानों पर जो सर्वाधिक वांछनीय ग्राहक है उनके साथ कार्य करते हैं। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक गरीब जिलों में जटिल जो परिस्थिति है उसमें जो बाजार हैं उसके साथ वो अपने साथ कार्य करते हैं, ठीक है। इसके अलावा शहरी और अर्ध शहरी उपभोक्ता तेजी से इसमें क्या है निजी बैंकों की तरफ यहाँ पर रुख रखते हैं, ठीक है। अगला क्या, पांचवा पॉइंट, इसी पांचवें पॉइंट में हेडिंग है बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन। इसमें क्या लिखना है, वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के विपरीत जिनके पास मानव पूंजी की भारी कमी है, ठीक है, निजीकरण से उच्च स्तरीय पेशेवर प्रबंधन से मदद मिलेगी, राइट।
6 पॉइंट में हेडिंग में क्या लिखेंगे, पुनर्पूंजीकरण संबंधी आवश्यकताएं, पुनर्पूंजीकरण संबंधी आवश्यकताएं। इसमें क्या डालेंगे आप, बैंकों को अपने ऋण देने संबंधी कार्यों के संचालन हेतु आवश्यक पूंजी पर्याप्तानुपात बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और सरकार राजकोषीय बाधाओं के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अतिरिक्त पूंजी प्रदान करने में सक्षम हो सकती है। इस मतलब 6 पॉइंट को आप यहाँ पर पूरे कर देंगे, राइट। अगला आप नेक्स्ट मेन हेडिंग लिखेंगे, वो मेन हेडिंग में क्या रहेगा, उसमें रहेगा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की निजीकरण से जुड़ी चिंताएं, ठीक है। ये जैसे कि आप पूछा था तो इसको लिखना है। इसमें भी पॉइंट इसमें भी आप हेडिंग डाल के 3 हेडिंग इसमें पढ़ेंगे, 3 से 4 हेडिंग, वो भी आपको यहाँ पर बता देते हैं क्या हेडिंग पढ़ेंगे। इसमें पहली हेडिंग रहेगी कमजोर वर्गों का वित्तीय अपवर्जन, तो इसके अंतर्गत लिखेंगे क्या, पहली हेडिंग के अंतर्गत लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होने के कारण निजी क्षेत्र में जो बैंक हैं उसमें जनसंख्या के जो अधिक संपन्न वर्ग हैं उसमें महानगरीय शहरी क्षेत्रों उस पर क्या ध्यान केंद्रित करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों जो निजीकरण है उसमें समाज में क्या कमजोर वर्गों का विशेषाधिकार यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय अपवर्जन से अधिक हो सकता है, ठीक है। ये आप लिखेंगे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट हेडिंग रहेगी आपकी जमाओं की सुरक्षा से संबंधित चिंताएं, सेकंड हेडिंग है। इसमें लिखेंगे आप हाल के दिनों में बड़ी संख्या में निजी जो बैंक हैं उसमें वित्तीय संस्थाएं विफल हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंक है उसमें निजीकरण से इनकी क्या जमा के पास जो जमा है उनके पास प्राप्त सॉवरेन जो गारंटी है वो समाप्त हो जाएगी और घरेलू बचतें भी असुरक्षित यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, बैंक विफलताओं के व्यापक आर्थिक जो प्रभाव है वो, इसमें लिखेंगे आप बैंकों की विफलता के जो प्रबल संक्रामक प्रभाव है जो अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार देगा, है ना। कम सरकारी हिस्सेदारी के कारण बैंक की विफलता की स्थिति में निजी क्षेत्रों की बैंकों को पुनर्पूंजीकरण को नैतिक खतरे के रूप में देखा जा सकता है। चौथी हेडिंग आप लिखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समस्याएं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनके समझ भी कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं इसको देखते हैं। इसमें लिखेंगे आप बैंकों के समझ सबसे बड़ी समस्या बढ़ते हुए एनपीए, ठीक है, जो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों दोनों में यहाँ पर विद्यमान होते हैं। ये सिर्फ निजी नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र दोनों बैंकों में क्या विद्यमान है, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ से पूरा होता है। और उसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे आप। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे इस संदर्भ में, ठीक है, क्या लिखेंगे, इस संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उसमें खुदरा ऋण जो आपका संवितरण है वो परिवर्तन समय को कम करने के लिए ऋण प्रबंधन प्रणाली और केंद्रीकृत प्रसंस्करण दोनों जैसी जो तकनीकी हैं उसको सक्षम और स्मार्ट बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा जोखिम आधारित मूल्य है उसका निर्धारण का अनुपालन यहाँ पर सुधार किया जा सकता है इसमें, ठीक है। न्यूनतम सरकारी जो हस्तक्षेप है वो यहाँ पर आप बता सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर अपना निष्कर्ष बता देना है, ठीक है। तो ये भी बता देना है इसमें लास्ट में कि इसके अलावा गैर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं पीएसबी जो होते हैं इसमें शामिल किए जाने तथा भारत में बैंकिंग क्षेत्र के प्रशासन में सुधार किए जाने के लिए यहाँ पर इसकी सशक्त आवश्यकता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर लिख देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या है, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा कैसे कार्य करता है, आपको ये क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो दृष्टिकोण हमारा क्या रहेगा, आपको मुद्रास्फीति का जो लक्ष्यीकरण है उसको आपको परिभाषित कर देना क्या होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आपको बताना है, सेकंड जो बात बतानी है कि भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की रूपरेखा क्या है उसकी विवेचना करना है आपको। रूपरेखा मतलब इसमें हमारा लक्ष्यीकरण क्या रहा है, ठीक है, क्या प्रोसेस है इसका, वो इसकी विवेचना यहाँ पर करनी है आपको, ठीक है। अगला क्या है, इसकी जो यहाँ पर लाभ हैं, ठीक है, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण है इसके क्या लाभ हैं आप लाभ बताएंगे, कुछ इसकी अगर हानि होगी तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो लाभ हानि जो भी रहेगी वो आप यहाँ पर बताएंगे। थर्ड पॉइंट में हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट में आपका निष्कर्ष हो जाएगा कि क्या यहाँ पे निष्कर्ष में बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को, देखते हैं। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, जो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण उसको परिभाषित करना है। तो देखते हैं, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत देश का केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को अपने द्वारा तय की गई कुछ वांछनीय या उचित सीमा के भीतर रखने की प्रतिबद्धता दर्शाता है, ठीक है। हाल के दिनों में कई देश निम्नलिखित कारणों से मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का चयन मौद्रिक नीति के लक्ष्य के रूप में यहाँ पर कर रहे हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे इसी में, यह सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने में और जो नीति निर्माण है उसमें मदद करता है। सेकंड पॉइंट इसी में लिखेंगे, समाज में विभिन्न समूहों के बीच आय और धन का पुनर्वितरण करता है। उच्च मुद्रास्फीति कुछ समूहों को अन्य समूहों की कीमत में लाभान्वित करती है। थर्ड पॉइंट इसी में डालना है आपको, निश्चितता का वातावरण प्रदान करती है और इस प्रकार की ऋणदाता का विश्वास बढ़ाता है जो कि हमारी उच्च मुद्रास्फीति का परोक्ष रूप से ऋणदाता को हानि पहुंचाती है, ठीक है। ये लिखना है आपको तीनों पॉइंट्स। उसके बाद आपको एक मतलब बीच में लाइन खींच के लिख देना है या आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं, क्या क्या आवश्यकता है आपको यहाँ से बताना है। इसमें पॉइंट लिखेंगे आप नीचे, केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति का संचालन कुछ हद तक स्वतंत्रता के साथ साथ
करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति को पूर्णतः अधीन नहीं हो सकती है, आपको फर्स्ट पॉइंट में बताना है। सेकंड पॉइंट आपको क्या बताना है, सेकंड पॉइंट यहाँ से आपको लेना है, दूसरी आवश्यकता या अन्य जो यहाँ पे संकेतक हैं जैसे मजदूरी, रोजगार का स्तर या विनिमय जो दर है आदि को लक्षित ना करने की जो मौद्रिक अधिकारी हैं उनकी इच्छा शक्ति को क्षमता बताना, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, यहाँ से आपका सेकंड पॉइंट पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा वर्ष 2015 के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के समझौते के माध्यम से शुरू किया गया था, जो आगे चलकर 2016 में रिजर्व बैंक आरबीआई के अधिनियम के संशोधन में यहाँ पर परिणत हुआ या उसमें शामिल हुआ, ये चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगला पॉइंट लिखेंगे, इसी के नीचे आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इस अधिनियम में जो आपका हेडलाइन है, ठीक है, हेडलाइन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको सीपीआई बोलते हैं, में वर्ष दर वर्ष होने वाले जो परिवर्तन है उसे मुद्रास्फीति के लक्ष्य की माप को रूप में यहाँ पर अपनाया जाता है, ठीक है इसको, ठीक है। इसके तहत 2% के जो ऊपर हैं उसके नीचे जो सहन करने के योग्य दायरे हैं उसके साथ 4% का जो लक्ष्य निर्धारित है वो यहाँ पर किया गया है इसमें। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, अधिनियम में मौद्रिक नीति समिति एमपीसी जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसके लिए निम्नलिखित कार्य पद्धति को अधिदेशित किया गया है। मतलब कौन कौन सी जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है कौन कौन से कार्य को यहाँ पर अधिदेशित करती है वो आपको बताया गया है। तो इसी में पॉइंट लिखेंगे, पहला मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी आपके एमपीसी इसके निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उसके द्वारा बहुमत के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं, ठीक है। और वोटों की समानता की स्थिति में राज्यपाल के पास दूसरा निर्णायक का मत होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, बाकी देखो इसमें क्या लिखना है, एमपीसी के बारे में आपको पूरी चीज़ें लिख देनी है ना, जैसे मैं बता भी दे रहा हूँ मैं आपको। और अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, एमपीसी मौद्रिक जो आपका नीति समिति है या इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलते हैं द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव को एमपीसी बैठक के बाद प्रकाशित किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने की स्थिति में अधिनियम में कहा गया है कि आरबीआई केंद्र सरकार को निम्नलिखित सूचना प्रदान करेगा। कौन कौन सी, कि मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने के कारण पहला पॉइंट ये देगा, दूसरा पॉइंट क्या देगा, वे उपचारात्मक कार्रवाइयाँ जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए ये देगा। थर्ड पॉइंट भी देगा आपको, वो क्या है, वह समय सीमा जिसके भीतर उपचारात्मक कार्रवाइयों के कार्यान्वयन के बाद मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त किया जाना चाहिए। ये आपको तीनों पॉइंट ये देगा, ठीक है, सूचना प्रदान करेगा। तो यहीं से आपको अपना निष्कर्ष डाल देना है। निष्कर्ष में लिखना ध्यान, ये मतलब यह ध्यान देने हो गया कि मौद्रिक नीति एक अंतर्निहित बचाव खंड है, ठीक है, जिसके कारण मुद्रास्फीति अधिदेशित लक्ष्य से अधिक हो सकती है। वर्तमान में कोविड महामारी के दौरान आरबीआई ने ब्याज दरों को कम करने, ठीक है, कम रखने के लिए इसी उपाय को अपनाया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा कि जो हमारा वर्तमान में कोविड-19 अभी चला था तो उसमें आरबीआई ने ब्याज दरों को कम करने के लिए, है ना, ब्याज दरों को कम रखने के लिए किस योजना को अपनाया था, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी बजट क्या उद्देश्य है, सरकारी बजट के क्या उद्देश्य होते हैं। भारत में सरकारी बजट के विभिन्न घटकों का सूचीबद्ध करना है, ठीक है। तो आपको दृष्टिकोण बताना है, तो दृष्टिकोण में आप लिखेंगे सरकारी बजटिंग क्या है उसके बारे में बता देंगे, सरकार बजट क्या है पहला। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर बताना है इसके क्या उद्देश्य हैं, वो यहाँ पर इसकी विवेचना कर देंगे सेकंड पॉइंट में, ठीक है, क्या उद्देश्य है, क्या आवंटन है इसके, है ना, स्थिरीकरण क्या है वो बताएंगे। थर्ड पॉइंट में आपको बताना है इसके विभिन्न जो घटक हैं जैसे कि राजस्व, पूंजीगत जो घटक होते हैं वो सब बताएंगे क्या है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद अपना निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है। तो आंसर अपना स्टार्ट करते हैं, आंसर स्टार्ट करेंगे सरकारी बजट क्या है इससे, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष है इसके संबंध में अपना अनुमानित जो प्राप्तियां हैं और जो व्यय हैं एक विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। वो कौन से आर्टिकल में बोला गया है, आर्टिकल 112। ये लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख देंगे आर्टिकल 112, ठीक है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार का मुख्य बजट दस्तावेज होता है, ये चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे नीचे, सरकारी बजटिंग के उद्देश्य में शामिल हैं, सरकारी बजटिंग के उद्देश्य में शामिल हैं ये लिखेंगे। उसके बाद पहला पॉइंट नीचे डालेंगे, उसी पॉइंट में लिखेंगे संसाधनों का आवंटन, ठीक है, संसाधनों का आवंटन, ठीक है। इस टाइप से आप हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे नीचे, सरकार कुछ ऐसी वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करती है जो बाजार तंत्र द्वारा अर्थात व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच आदान प्रदान द्वारा यहाँ पर प्रदान नहीं की सकती है। मतलब क्या है, उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच आदान प्रदान यहाँ पर नहीं प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी वस्तुओं के लिए उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं इसको राष्ट्रीय सुरक्षा सड़क है, ठीक है। पर आपकी जो सरकारी जो कुछ प्रशासन है उसमें कुछ प्रावधान होते हैं वो, ठीक है, जिन्हें सार्वजनिक वस्तुएं भी यहाँ पर बोल सकते हैं, राइट। ये आप यहाँ पर पहले पॉइंट में लिखेंगे संसाधनों के आवंटन में। सेकंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे इसमें, सेकंड पॉइंट की हेडिंग में लिखेंगे पुनर्वितरण, ये आपकी हेडिंग है। इसमें लिखेंगे सरकारी क्षेत्रक स्थानांतरण के लिए एकत्र करने के लिए यहाँ पर पारिवारिक जो व्यक्तिगत प्रयोजन हैं उसमें आय को प्रभावित करता है तथा बजट के माध्यम से ही सरकार आय के वितरण को परिवर्तित कर सकती है और एक ऐसा वितरण प्रस्तुत कर सकती है जिसे समाज द्वारा उचित या निष्पक्ष माना जाएगा, राइट। थर्ड पॉइंट है, इसमें हेडिंग है आर्थिक स्थिरीकरण, ये हेडिंग है। इसमें लिखेंगे किसी भी अवधि में श्रम और अर्थव्यवस्था के अन्य संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए मांग का स्तर पर्याप्त नहीं हो सकता है, ठीक है।
क्योंकि मजदूरी और जो कीमतें हैं उसमें एक स्तर से नीचे यहाँ पर नहीं गिर सकता है, इसलिए रोजगार को पूर्व के स्तर पर स्वचालित रूप से वापस नहीं लाया जा सकता है। समग्र मांग को बढ़ाने के लिए सरकार हस्तक्षेप की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद अगला लिखेंगे आप बजट के घटक। क्या लिखेंगे? बजट के घटक, जैसा कि यहाँ पर पूछा है। ठीक है, बजट के घटक क्या क्या होते हैं आपको देखना है। आपको देखो पहले बता देता हूँ घटक क्या क्या होता है। आपका राजस्व बजट होता है आपका। ठीक है, राजस्व बजट। उसके बाद क्या है? राजस्व बजट में आपका आता है राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय। ठीक है, उसके बाद आता है पूंजीगत बजट। ठीक है, पूंजीगत बजट रहेगा, तो यहाँ पे आपको ये दिखाना है। पूंजीगत में आपका रहेगा पूंजीगत प्राप्तियाँ, पूंजीगत व्यय। ठीक है, इस टाइप से आपका रहता है। तो राजस्व बजट का हम देख लेते हैं क्या है राजस्व बजट में। ठीक है, राजस्व बजट में देखते हैं क्या है। राजस्व बजट में आप देखेंगे इसके अंदर एक हेडिंग होगी राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक है, राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक है, राजस्व प्राप्तियाँ इसके अंतर्गत लिखेंगे। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है, अतः इन्हें गैर प्रतिदेय कहा जाता है। इन्हें कर और गैर कर जो राजस्व में विभाजित किया जाता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियाँ बताया मैंने, अब लिखेंगे राजस्व व्यय, ये हेडिंग है। इसी में लिखेंगे राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, यह व्यय किया जाता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज तथा विभिन्न जो सेवाएं हैं उसमें सरकार द्वारा उपगत ऋण पर ब्याज अदायगी तथा अन्य राज्य सरकारों के पक्षकार हैं उसमें अनुदानों या आदि के लिए यहाँ पर इसको व्यय से संबंधित देखते हैं, करते हैं। ठीक है, व्यय से संबंधित होता है, ये भी लिख सकते हैं। राइट, तो आपको ये दोनों बातें आपके पूरी हो जाएंगी राजस्व बजट में। अब क्या लिखेंगे? पूंजी बजट। पूंजी बजट, इस पूंजी बजट में भी सेम चीज़ लिखेंगे। नीचे हेडिंग क्या लिखेंगे? पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो पहले पूंजीगत प्राप्तियाँ होंगी, उसके बाद व्यय करेंगे। ठीक है, आपको देखो थोड़ा डाउट रहता है कि पूंजीगत लिखा पहले पूंजीगत व्यय होगा कि व्यय पूंजीगत प्राप्तियाँ होंगी, या पहले राजस्व व्यय होगा या पहले राजस्व प्राप्तियाँ होंगी। तो आपको सीधे से याद रखना है कि पहले आपको इनकम मिलेगा, बाद में खत्म होता है। ठीक है, पहले प्राप्त होगा बाद में व्यय होता है। राइट, इस टाइप से आपको याद रखना है। तो पूंजीगत व्यय प्राप्तियों में हमको क्या लिखना है उसमें देखते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में लिखें सरकार को ऋणों के रूप में या स्वयं की संपत्ति को बेचने से भी धनराशि मिलती है। ठीक है, जिन संस्थाओं से ऋण उधार लिया गया जाता है या उधार लिया गया है उन्हें काफ़ी उनकी अदायगी भी करनी होती है, मतलब उनको चुकाना भी पड़ता है। अतः ऋणों को देयता सृजित होती है, एक घटक के रूप में से विनिवेश या पूंजीगत प्राप्तियों के घटक में होता है, शामिल करते हैं या होता है शामिल करते हैं, लिख लेंगे। पूंजीगत व्यय सेकंड हेडिंग है, इसमें लिखेंगे ये सरकार के व्यय होते हैं जिन्हें परिणामतः भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या वित्तीय देयताओं में कमी होती है। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी, ठीक है, उपकरण, जो शेयर निवेश है वो, केंद्र सरकार के जो कुछ, राज्य सरकार के जो यहाँ पे जो कुछ उपक्रम रहते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब क्या है, इसमें इसके द्वारा ऋण यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं, इनको यहाँ पर इसमें शामिल करते हैं। किसमें? पूंजीगत व्यय। आपसे बोल देगा क्वेश्चन, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से हैं जो पूंजीगत व्यय में शामिल नहीं होते हैं। बोल देगा भवन निर्माण, मशीनी उपकरण, ठीक है, और ऋण अदायगी। और तो ये सब क्या है आपका, देखो भवन निर्माण था, मशीनरी था, ये सब आपका था पूंजीगत व्यय में। लेकिन जो आपको मैंने बोला ऋण अदायगी, ये आपका पूंजीगत प्राप्तियों में आता था। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है, पूंजीगत प्राप्तियाँ, पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय, एक अच्छे से पॉइंट बना लेना है, ये आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर पूरा होता है। इसके बाद अपना निष्कर्ष में लिखेंगे। इसी में निष्कर्ष क्या होगा, बजट के संबंध में ये तर्क दिया जाता है कि देश के अर्थव्यवस्था के स्वरूप का प्रतिबिंब, फिर से बता देता हूँ, बजट के संबंध में ये तर्क दिया जाता है कि जो हमारे देश है उसकी अर्थव्यवस्था के स्वरूप का प्रतिबिंब है और उसे आकार देता है। ठीक है, और यह भी बदले में है कि देश के आर्थिक जीवन से भी आकार ले लेता है। राइट, तो ये चीज़ अपना निष्कर्ष में डाल देंगे तो आपके आंसर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन है लचीली विनिमय दर क्या है। ठीक है, लचीली विनिमय दर क्या है। डॉलर अपने मामले में भारतीय रुपए के जो अधिमूल्यन है उसमें अवमूल्यन के कारकों की व्याख्या करना है। ठीक है, तो दृष्टिकोण हमारा क्या रहेगा, इसको देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। देखो दृष्टिकोण हमारा रहेगा इसमें, जो लचीली है, लचीली बोल सकते हैं या इसको नम्य मतलब विनिमय दर बोल सकते हैं, इसको बताएंगे क्या होती है। जैसे ये लिखा है यहाँ पर, लचीली या विनिमय दर क्या है, इसको बताएंगे। सेकंड पॉइंट, ये थोड़ा सा आंसर टफ हो जाएगा क्योंकि आपने ये सब पॉइंट्स रीड नहीं किए होंगे, शायद किए होंगे तो अच्छा है, नहीं रीड किए होंगे तो टफ हो जाता है क्वेश्चन ये। सेकंड पॉइंट है इसमें उन विभिन्न स्थितियों की विवेचना करना है जिसमें क्या मुद्रा का अवमूल्यन या अवमूल्यन हुआ हो, तो ये आपको याद रखना किसमें किसमें हुआ है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है इसका निष्कर्ष लिख लेना है। अभी तक मैं 1 से 15 तक मैं जितने क्वेश्चन देखे हैं उसमें सबसे टफ क्वेश्चन यही है, 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। दृष्टिकोण में बता दिया, तो आंसर देखते हैं क्या आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर आंसर आपको लिखना है लचीली अथवा
नम्य जो आपकी विनिमय दर है एक मौद्रिक व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत किसी देश की मुद्रा की कीमत अन्य मुद्राओं की जो सापेक्ष है उसकी आपूर्ति और मांग संबंधी बाजार शक्तियों के आधार पर निर्धारित होती है। ठीक है, ये स्थिर विनिमय दर के विपरीत होती है। ज्ञात है कि हमारी जो स्थिर विनिमय दर है वो सरकार के पूर्ण रूप से विनिमय दर का निर्धारण करती है या उसके निर्धारण करने में मुख्य भूमिका निभाती है। आपको यहाँ पे ये लिख देना इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आप नीचे लिखेंगे, आप नीचे कुछ इसमें पॉइंट्स लिख मतलब कुछ वक्र थे वो भी आप बता सकते हैं कि जैसे कि आपका मूल जो मांग वक्र है वो सीधी और क्या है, सीधी और ऊपर की तरफ यहाँ पर स्थापित हो जाता है। ये भी वक्र दिखा सकते हैं जैसे स्थापित होता है, बना के भी दिखा सकते हैं आप इसको, राइट। तो सीधे से क्या आप नीचे से अपना पॉइंट से स्टार्ट करेंगे आंसर। हम सीधे पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे। इसमें हेडिंग होगा आपका भारतीय रुपए की अधिमूल्यन और अवमूल्यन को प्रभावित करने वाले क्या क्या यहाँ पर कारक हैं। इसको पहले क्या होगा, सट्टेबाजी। मैं आपको हेडिंग बता देता हूँ, आप लिख लीजिए, फिर मैं इसके अंदर करा देता हूँ। सट्टेबाजी, दूसरा होगा मुद्रास्फीति, तीसरा होगा ब्याज दरें, ठीक है, और आपका चौथा होगा आय, पाँचवा होगा सार्वजनिक ऋण, छठा होगा आपका चालू खाता घाटा। ठीक है, तो इन सबको मैं आपको करा देता हूँ। सट्टेबाजी में क्या डालना है आपको, यदि मुद्रा को एक परिसंपत्ति बनाता है और भारतीयों को यह विश्वास है कि डॉलर मूल्य में रुपए की अच्छा वृद्धि होने की संभावना है तो वे लाभ कमाने के लिए डॉलर को अपने पास ही रख लेते हैं। इस परिकल्पना से डॉलर की मांग क्या है, बढ़ेगी और रुपए का जो डॉलर है उसमें विनिमय दर में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में लिखेंगे उच्च मुद्रास्फीति दर वाले जो देश हैं उसकी तुलना में कम मुद्रास्फीति या उच्च क्रय शक्ति वाले देशों के समानता सुदृढ़ मुद्राएं प्रचलित होती हैं, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि मुद्रास्फीति रुपए की जो क्रय क्षमता है उसको कम करती है। ठीक है, अगला क्या था पॉइंट, ब्याज दरें। ब्याज दर में लिखेंगे आप अल्पावधि में जिस देश में विभेदक ब्याज दर, राइट, जो विभेदक ब्याज दर हैं अधिक होती हैं वहाँ की घरेलू मुद्रा की अधमूल्यन होता है। ठीक है, हालांकि यदि ये दरें बहुत ही लंबे समय तक यहाँ पर क्या है, अधिक बनी रहती हैं, बहुत ही लंबे समय तक अधिक बनी रहती है इनकी दर, मतलब काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है ना, मैक्सिमम बनी रहती है, तो मुद्रास्फीति में वृद्धि भी हो सकती है जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा का अवमूल्यन भी हो सकता है। ये चीज़ पूछा था ना कि अवमूल्यन और अवमूल्यन किस कारकों पर होता है, ये आपको हो गया ब्याज दरों में। अगला का पॉइंट लिखेंगे आप आय लिखेंगे। आय में क्या लिखेंगे, आमतौर पर अन्य बातें पूर्ववत रहने के लिए किसी देश की जो हमारी जिसकी समस्त मांग है उससे शेष विश्व की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, इसकी मुद्रा के मूल्य में अवमूल्यन होता है, राइट। निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि होती है। इसके कारण क्या है, हमारे जो निर्यात हैं निर्यात की तुलना में आयात तेजी से बढ़ता है तो भारतीय रुपये का क्या अवमूल्यन होगा। इसके विपरीत यदि निर्यात की तुलना में आयात तेजी से घटता है तो भारतीय रुपये का क्या होगा, अधिमूल्यन होगा। ये दोनों चीज़ यहाँ पर पूछी थी, अवमूल्यन अधिमूल्यन दोनों में यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण में क्या लिखेंगे, यदि सरकारी ऋण में आर्थिक विकास से अधिक तेजी हो रही है, अधिक तेजी मतलब मुद्रास्फीति की बढ़ने की संभावना हो रही है तो उसके साथ क्या भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो सकता है, ये आपका सार्वजनिक ऋण में आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या होगा, अगला आपका हेडिंग रहेगी चालू खाता घाटा। इसमें क्या लिखेंगे, जिन देशों में चालू खाता घाटा सकारात्मक या कम होता है उनकी मुद्राएं उच्च घाटे वाले देशों की तुलना में अधिक सुदृढ़ होती है। ठीक है, ये आपको लिखना है और आपको यहाँ से आंसर आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा आपको आंसर यहाँ नहीं लिखना है, राइट। उसके बाद आप निष्कर्ष क्या डालेंगे, निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप डालेंगे इन कारकों के अतिरिक्त राजनीतिक जो स्थिरता है एवं आर्थिक विकास दो ऐसे कारक हैं जो अधिक विदेशी निवेशकों को आकर्षित करते हैं तथा दूसरी ओर निवेश आने से मुद्रास्फीति को कम करना या कम रहती है। ठीक है, और देश की जो मुद्रा विनिमय है वो दर में क्या है, वृद्धि होती रहती है, राइट। तो इस टाइप का आपको यहाँ पर निष्कर्ष लिखना है 15 का, तो यहाँ से आपका आंसर पूरा हो जाता है, राइट। तो यहाँ से आपके 11 से 15 नंबर तक क्वेश्चन पूरे हो गए। 16 नंबर क्वेश्चन में आपको एक बार रिव्यू करा देता हूँ क्या है क्वेश्चन, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा इसको कि देखना है क्या है ना। देखो, वस्तु एवं सेवा कर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जीएसटी का। ठीक है, न्यूज़ में है। आप इस बार क्वेश्चन जो अभी यूपीएससी का एग्जाम होना है, मेंस का, यूपी पीसीएस भी मेंस होना है और बिहार पीसीएस का भी कुछ टाइम बाद मेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब क्वेश्चन आपको जीएसटी वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, राइट। तो अभी 17-18 सितंबर से स्टार्ट है मेंस का, तो मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा वहाँ पे अगर ऐसा आएगा तो, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, वस्तु एवं सेवा कर की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, लागू होने के बाद इसकी उपलब्धियों की जो समझ आने वाली चुनौतियाँ वो यहाँ पर आपको बताना है। कोशिश करना, लिख भी सकते हैं आप या फिर प्रैक्टिस कीजिए, मैं कल आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, तो बने रहिए। इसमें कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपना आंसर भी भेज सकते हैं आप, राइट। वहाँ से अपडेट भी कुछ करा सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर कुछ न्यूज़ आता है तो मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ। ठीक है, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप नीचे देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।